आइए अब देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए पहले लिखा गया है धातु। धातु क्या हो सकती है? जैसे हम ले सकते हैं सोडियम। सोडियम मीन्स Na। कार्बोनेट, धातु का कार्बोनेट मीन्स CO3। ये हो गया हमारा धातु का कार्बोनेट। तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? HCO3। जैसे कि CO3 कार्बोनेट है, हाइड्रोजन जोड़ दिया गया। अब इसमें पूछा गया है धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु में हम फिर ले लेते हैं सोडियम को ही हम ले लेते हैं, तो NaHCO3। ये हो गया धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल के साथ अब इसकी क्रिया, तो इसके साथ अम्ल की क्रिया को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने धातु कार्बोनेट NaCO3 इसको ले लिया है। तो NaCO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? जो अम्ल है, अम्ल के साथ अम्ल मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मीन्स HCl। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया है। एक परख नली ली है, एक मतलब इसमें हमको एक क्रियाकलाप करके दिखाना है जिसमें दो परख नलियाँ लेते हैं। एक में हम डालेंगे सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें हमने सबसे पहले HCl अम्ल को ले लिया है, साथ में हमने सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े लिए हैं, परख नली के अंदर डाल दिए हैं, परख नली A में। अब इसमें क्या होगा? जब हम इसमें ये डालेंगे तो जब A परख नली में हमने सोडियम कार्बोनेट डाला है और B परख नली में हम क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हम कौन से अम्ल का उपयोग करेंगे? इसमें हम HCl का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी भी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम अलग नली में कर लेते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या होता है। इसी तरह से जब हमने HCl लिया, इसी प्रकार से हम दूसरी यानी कि B परख नली में हमने क्या ले लिया है? NaHCO3 लेते हैं। दोनों परख नलियों में लगभग HCl मतलब दोनों पर हमने अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल की हमने अभिक्रिया कराई। तो हम क्या देखते हैं, क्या बनेगा इससे? इन दोनों की अभिक्रिया से हम देखते हैं कि CO2 बनती है और CO2 बाहर निकलती है। अब जब ये हमने देख लिया, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि निकलने वाली, जब हमने धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई, साथ में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हमने अम्ल की क्रिया कराई, तो ये कैसे पता लगाएंगे कि निकलने वाली गैस CO2 है? देखिए इसके लिए हमको क्या करना है। इसके लिए जो हम एक चूना लेते हैं, भुजा हुआ चूना, जिसमें हम अगर जैसे जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं उसमें जब हम CO2 को मिलाते हैं, देखिए आपको इसमें क्रियाकलाप में दिखाया जा रहा है, तो इसका अवक्षेप क्या बचता है? एक सफ़ेद पाउडर जैसा अवक्षेप, मतलब जो नीचे बचा हुआ ठोस पाउडर जैसा पदार्थ है, लिक्विड नहीं रहता है वो, तो सफ़ेद पाउडर जैसा रहेगा। और जब इसमें हम CO2 गैस डाल देते तो जो सफ़ेद पाउडर बचा है वो क्या है? वो है अवक्षेप। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब इसमें हमने CO2 डाला, जब हम इसमें CO2 प्रवाहित कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये जो ये विलयन है ये दूधिया हो जाता है। दूधिया मीन्स दूध के रंग का, सफ़ेद दिखने लगता है। अब इसके बाद चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्सर्जित गैस को चूने के पानी में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में के विलयन में प्रवाहित कीजिए, अपने निरीक्षणों को अभिलक्षित कीजिए। तो पहले नंबर तो इसका जो अवक्षेप बचेगा वो रहेगा गाढ़ा सफ़ेद पाउडर, लेकिन जब हम और इसमें CO2 को और अधिक मिलाते हैं, पहले ज़रा सा मिलाया तो हमें अवक्षेप मिल गया,
थोड़ा सा और मिलाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मिलाएंगे इसके अंदर, तो ये जो विलयन के रंग को कैसा कर देगा, ये विलयन के रंग को दूधिया या कि सफ़ेद कर देगा। आइए आगे देखते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। Na2CO3 सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, प्लस 2HCl, HCl मीन्स अम्ल से हमने इसकी अभिक्रिया कराई, तो क्या बनता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है, प्लस H2O पानी मिलता है, साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सेम NaHCO3 प्लस इसके ऊपर भी हमने HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और सेम H2O बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। ये दोनों अभिक्रियाओं में CO2 गैस बाहर निकल रही है, साथ ही साथ जल भी बन रहा है या H2O भी बन रहा है। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमको ये पता चला कि जब भी किसी धातु कार्बोनेट के साथ आपके अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो वो किस किस में बदल जाता है, वो जल देता है, साथ ही साथ CO2 गैस भी बाहर निकलती है। आइए आगे देखते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में और अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस बाहर निकलती है। CaCO3 श्वेत अवक्षेप, जो कि मैंने आपको बताया था, जब इसके ऊपर हम CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये अवक्षेप मतलब जो नीचे बचा हुआ पदार्थ है वो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट या श्वेत अवक्षेपण या श्वेत अवक्षेप मिलेगा, गाढ़ा सा पदार्थ मिलेगा, और H2O यानी कि हमें पानी जो है वो मिल जाएगा। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। अब ये जो विलयन है, जब हम इसमें और अधिक मात्रा में CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, पानी प्लस CO2 और इसके साथ इसका अब क्या पदार्थ बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वेल्व, जल में विलयशील, और ये इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा आपके लिए, दूधिया मीन्स सफ़ेद हो जाएगा, दूध के जैसा। चूना पत्थर खड़िया, चूना पत्थर आप जानते हैं क्या होता है, जो दीवारों पर जिससे सफ़ेदी करते हैं। खड़िया मीन्स चौक, और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप हैं। अगर हम देखें तो ये तीनों रूप कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, वो कोई अम्ल भी हो सकता है, चाहे तो HCl ले सकते हैं, लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनाता है और जल बनाता है H2O। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इस पूरी चीज़ को आपको दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो कि अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। अब चाहे वो HCl भी हो सकता है अम्ल, H2SO4 भी हो सकता है, तो इसमें लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल भी बनता है। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए, इसमें 2 बूंद फिनोल्फ्थलीन का विलयन हम डालते हैं तो क्या होगा, विलयन का रंग क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा। विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन डालते हैं तब क्या होगा, क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आता है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थलीन का रंग क्यों बदल जाता है। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाते हैं, क्या फिनोल्फ्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो जाता है, आपके विचार से ऐसा क्यों होता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं आपस में अम्ल
और क्षार की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ये कार्य होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मीन्स दोनों की अगर हम आपस में क्रिया कराएं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और अभिक्रिया उदासीन हो जाती है। अभिक्रिया को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, NaOH प्लस HCl अम्ल की अभिक्रिया जब इससे कराएंगे तो NaCl मिल जाएगा यानी नमक मिल जाएगा, और H2O यानी पानी हमको बना हुआ मिल जाएगा। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है या जल प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया क्योंकि ये दोनों अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है और लवण बनते हैं, और ये दोनों अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने एक दूसरे के प्रभावों को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं और अभिक्रिया मैंने पहले ही बताया है उदासीन हो जाती है। तो उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं इस पूरी अभिक्रिया को जिसमें लवण और जल मिल बन रहा है तो और अम्ल और साथ में क्षार भी अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ क्षारक प्लस अम्ल इट इज इक्वल टू लवण बनता है और जल बनता है। इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब भी होगी तब उसमें लवण बनेगा और जल बनेगा और अभिक्रिया जो है वो उदासीनी हो जाएगी या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, आइए अब इसको देखते हैं। आप देखेंगे कि इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, बीकर में कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेते हैं और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को मिलाते हैं। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाता है, नीले से हरा हो जाता है, नीला और हरा दोनों भी उसको बोल सकते हैं, एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो उसमें हम डालते हैं वो धीरे धीरे करके मिक्सअप हो जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड के अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मतलब धातु ऑक्साइड के ऊपर हमने अम्ल, चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4 हो, उसकी हमने क्रिया कराई तो लवण और जल बना। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड मीन्स धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अगर हम इसमें धात्विक ऑक्साइड के ऊपर अम्ल की अभिक्रिया कराएं या उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएं तो हमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, लवण और जल दोनों मिलते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जा सकता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, अब इसको देख लेते हैं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड